हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 3 सितंबर के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से रिगार्डिंग द अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान। डियर एस्पिरेंट्स, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में एक पावरफुल अर्थक्वेक आया है। इसका मैग्नीट्यूड 6.0 था और इस भूकंप ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ये समझना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक्स होते क्यों हैं। दरअसल अर्थ का क्रस्ट कई प्लेट्स में डिवाइडेड है जिसमें फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स होते हैं। जब इन प्लेट्स के बीच स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो प्लेट्स स्लिप कर जाती हैं अलोंग दीज फॉल्ट लाइन्स। ये सडन मूवमेंट ही अर्थक्वेक का कारण बनता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं या कोलाइड करते हैं तो उनमें जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज हो जाती है एज साइस्मिक वेव्स और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं भूकंप या अर्थक्वेक। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान है क्यों इतना अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इसका जवाब है उसकी लोकेशन। अफगानिस्तान हिंदू कुश रीजन में आता है जो एल्पिड बेल्ट का हिस्सा है। ये एल्पिड बेल्ट दुनिया का दूसरा सबसे एक्टिव साइस्मिक रीजन है। पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। एल्पिड बेल्ट एक यंग माउंटेन बेल्ट है जो अटलांटिक से लेकर हिमालयस तक जाता है। यहाँ इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की टक्कर होती है, यानी कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री बनती है जहाँ साइस्मिक एक्टिविटी काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है। इसके अलावा अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स भी हैं। फॉल्ट यानी ऐसी फ्रैक्चर लाइंस जहां से अर्थ के क्रस्ट के दो रॉक ब्लॉक्स एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन में मूव करते हैं। जब ये सडन मूवमेंट होती है तब अर्थक्वेक जनरेट होता है। अफगानिस्तान इसी फॉल्ट लाइन के ऊपर बसा हुआ है जहां इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स समिट और तियानजिन डिक्लेरेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेंबर कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करना और इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में। अगर मेंबर्स की बात करें तो इसमें शामिल हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस जैसे कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर्स बने थे जब पहली बार ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांशन हुआ था। फिर 2023 के SCO समिट में जो इंडिया में हुआ था, ईरान को 9th परमानेंट मेंबर बनाया गया था। रशिया ने इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट किया था, लेकिन चाइना ने कंडीशन रखी थी कि पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जाए इन ल्यू ऑफ इंडिया गेटिंग मेंबरशिप। अब 2024 के जुलाई 4 को बेलारूस को भी फॉर्मली एक्सेप्ट कर दिया गया है जिससे SCO के प्रेजेंट मेंबर्स 10 हो गए हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि तियानजिन चाइना में SCO लीडर्स समिट हुआ है जिसमें 10 मेंबर कंट्रीज के टॉप लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस समिट को चेयर किया चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। इस समिट के सबसे सिग्निफिकेंट आउटकम्स थे तियानजिन डिक्लेरेशन जिसे यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। तियानजिन डिक्लेरेशन के की पॉइंट्स क्या हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म। इसमें स्पेसिफिकली पहलगाम अटैक का जिक्र किया गया जो इंडिया में हुआ था। दूसरा मेजर पॉइंट था इंडिया भी उन कंट्रीज के ग्रुप में था जिन्होंने US और इजराइल के ईरान पर स्ट्राइक्स को कंडेम किया। ईरान अब SCO का मेंबर है और इस वजह से US और इजराइल के स्ट्राइक्स को एक तरह से SCO के अगेंस्ट एक्ट माना गया है। तीसरा पॉइंट है SCO डेवलपमेंट बैंक। ये इनिशिएटिव ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरह ही डिज़ाइन किया गया है, यानी फाइनेंशियल कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जा रहा है। और चौथा मेजर पॉइंट है मेंबरशिप एंड पार्टनरशिप्स। लाओस को एक डायलॉग पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर स्टेटस को मर्ज कर दिया जाएगा इनटू अ सिंगल कैटेगरी। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इससे आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला टॉपिक है कच्चाटीवू आइलैंड इशू जो एक बार फिर से इंडिया और श्रीलंका के बीच पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स का पार्ट बन गया है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कच्चाटीवू इशू को दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है।
इसके तुरंत बाद श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ने कच्छटीवू आइलैंड का एक अनअनाउंस्ड विजिट किया जो जाफना डिस्ट्रिक्ट के पास है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि श्रीलंका अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा और किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को रेजिस्ट करेगा। तो चलिए समझते हैं ये इशू एक्चुअली क्या है। कच्छटीवू एक छोटा सा 285 एकड़ का लैंड पैच है जो इंडिया के कोस्ट से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। ये रामेश्वरम आइलैंड दैट इज इन तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है और श्रीलंका के डेल्फ्ट आइलैंड के साउथ वेस्ट में आता है। यहाँ एक 120 ईयर्स पुराना सेंट एंथनीज चर्च भी है। डिस्प्यूट की बात करें तो 1921 का एक सर्वे कहता है कि कच्छटीवू श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री में आता है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने इस सर्वे को रिजेक्ट कर दिया था। 1970s में इंडिया और श्रीलंका ने 2 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स साइन किए थे। पहला एग्रीमेंट था 1974 में, जिसमें इंडिया ने कच्छटीवू आइलैंड को श्रीलंका को सीड कर दिया था, लेकिन इंडियन फिशरमैन को कुछ राइट्स भी दिए गए थे इस आइलैंड में, जैसे कि आइलैंड पर रेस्ट लेना, नेट्स सुखाना और सेंट एंटनीज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। दूसरा एग्रीमेंट था 1976 में, जिसमें इंडिया को एक मैरीटाइम पैच वेज बैंक दिया गया था। रिसोर्स वाइज देखा जाए तो वेज बैंक कच्छटीवू से ज़्यादा रिच है, लेकिन इस सीडिंग के कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी थे। ये नेगेटिव इम्प्लीकेशंस में एक था कि श्रीलंकन वाटर्स ज़्यादा रिच हैं फिशेज़ में और इंडियन फिशरमैन अक्सर कच्छटीवू के अराउंड फिशिंग करते रहते हैं। इससे क्या होता है, श्रीलंकन नेवी उन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है और ये एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट है इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस में। अब सवाल है कि श्रीलंकन वाटर्स ही ज़्यादा रिच क्यों होते हैं फिशेज़ में। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला है, श्रीलंका में सिविल वॉर चला लगभग 40 साल तक, फ्रॉम 1976 टू 2009, और इस टाइम पे ज़्यादा फिशिंग नहीं हो पाई। दूसरा है, इंडियन साइड में फिशिंग काफ़ी अनसस्टेनेबल रही है, जैसे डायनामाइट फिशिंग, ट्रॉलर का यूज़ एक्सेट्रा। और तीसरा है, श्रीलंका के पास रिलेटिवली ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो फिश पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है इस इशू का? सबसे पहले ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना होगा तमिलनाडु के फिशरमैन को। दूसरा है, सस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स प्रमोट करना होगा, जैसे कि डायनामाइट और ट्रॉलर फिशिंग्स को बैन कर दिया जाए ताकि इंडियन साइड की मेरीन लाइफ रिवाइव हो सके। और तीसरा है, स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सर्वेलेंस। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए ताकि इंडियन फिशरमैन एक्सीडेंटली श्रीलंकन वाटर्स में ना जाए। और चौथा सोल्यूशन बोला गया है जॉइंट सोल्यूशंस एक्सप्लोर करने का। इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप ये है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन चुका है टू रिजॉल्व द फिशरमैन इशू। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के चौथे और आखिरी टॉपिक की तरफ, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का रिवाइज्ड नॉर्म्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम मिशन लाइफ का पार्ट है, जिसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने COP26 ग्लासगो में लॉन्च किया था। मिशन लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट जो इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस की तरफ नज करता है। इसका P3 मॉडल है, यानी प्रो प्लैनेट पीपल। उसी डायरेक्शन में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस प्रोग्राम का मकसद है इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्रीज को मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देना उनके पॉजिटिव एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशंस के लिए। पार्टिसिपेंट्स को अपने एनवायरमेंटल एक्शंस एक डेडिकेटेड वेबसाइट पर रजिस्टर करने होते हैं। इसके लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी एस्टैब्लिश किया जाएगा जहां ग्रीन क्रेडिट्स को मॉनेटाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं करेंट न्यूज़ की। गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 के अंदर रिवाइज नॉर्म्स रिलीज किए हैं। रिवाइज रूल्स के की हाइलाइट्स ये हैं। सबसे पहला है टाइम रिक्वायरमेंट। ग्रीन क्रेडिट क्लेम करने के लिए 5 साल तक डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रिस्टोर करना होगा और मिनिमम 40% कैनोपी डेंसिटी अचीव करनी होगी। एक ग्रीन क्रेडिट का मतलब होगा एक न्यू ट्री जो 5 साल पुराना हो। दूसरा है लिमिटेशन ऑन ट्रेड। ग्रीन क्रेडिट्स अब नॉन ट्रेडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है। सिर्फ एक कंपनी और उसकी सब्सिडियरीज के बीच ट्रांसफर अलाउड है। क्रेडिट्स को सिर्फ एक बार एक्सचेंज किया जा सकता है, या तो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए या CSR ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए। लेकिन एक बार एक्सचेंज होने के बाद उन क्रेडिट्स को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि नॉर्म्स रिवाइज क्यों किए गए? रीजन सिंपल है, टू प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग इन ग्रीन क्रेडिट्स।
इससे इंश्योर किया जा रहा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस जेन्युइनली इम्पैक्टफुल हो, ना कि सिर्फ पेपर पे। तो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।